G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोहरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। फिर खबरें भी आने लगी कि यूक्रेन बॉर्डर पर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर कर रही है। ऐसे में पोलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो जंग के हालात में इम्पॉसिबल था। एम्बेसी ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलीबारी के बीच यह काम नामुमकिन जैसा ही था। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। एम्बेसी के साथ इस मिशन को लीड करने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लाथ ने भास्कर को बताया कि पोलैंड से 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया। भागलपुर का शुभम मंगलवार सुबह पोलैंड पहुंच गया। जैसे ही इंडियन एम्बेसी ने पहुंचा, उसने व्हाट्सएप पर घर वालों को मैसेज भेजा। शुभम ने यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर की आपबीती सुनाई। बताया कि मुझे नहीं लग रहा था मैं पोलैंड पहुंच पाऊंगा। घर पहुंचने की उम्मीद भी टूटने लगी थी। वहां पर 3 दिनों से बिना सोए लाइन में लगा हुआ था ताकि जल्दी पोलैंड पहुंच जाऊं, पर मुझे पोलैंड पहुंचने में 78 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। इस दौरान कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ। -5 डिग्री तापमान में स्नोफॉल के बीच बिना सोए लाइन में लगा था। शुभम ने बताया कि यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर हड्डी गलाने वाली ठंड थी। इस दौरान इतनी लंबी लाइन थी कि बता नहीं सकता। शुभम ने बताया कि पोलैंड पहुंचने से पहले 4 चेक पॉइंट को पार करने में ही 3 दिन लग गए। इस दौरान यूक्रेन की पुलिस ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे उन्हें हमारी हालत देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पूरी रात सड़क पर लंबी लाइन में हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स लाइन में खड़े रहे। 3 दिनों से हम लगातार लाइन में लगे हुए थे। यूक्रेन के बाद अब रूस मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। बेलारूस के तानाशाह ने गलती से ये खुलासा कर दिया है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सुरक्षा परिषद को संबोधित कर यूक्रेन में रूस के आक्रमण के रास्ते के बारे में बता रहे थे। बैटल मैप के जरिए वे पुतिन की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, जहां से यह मैप सबके सामने आ गया। लुकाशेंको पुतिन के मित्र और रूस के सहयोगी बेलारूस के प्रमुख हैं, इसलिए वे पुतिन की रणनीति जानते हैं। इस नक्शे के जरिए लुकाशेंको अपने उच्च अधिकारियों को उन स्थानों की जानकारी दे रहे हैं जहां आने वाले दिनों में रूस बमबारी कर सकता है। फोटो में लुकाशेंको बॉटल मैप के सामने खड़े हैं, जहां यूक्रेन और मोल्दोवा साफ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों का निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। संबोधन में बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और पुतिन को ढुलमुल चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। रूस में बिना किसी उकसाव के यूक्रेन पर हमला किया है। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। पुतिन ने गलत कदम उठाया है। बाइडेन ने कहा, पुतिन को लगा था पश्चिम देश और नाटो को कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो यूरोप को बांटना चाहते थे, लेकिन हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ किया। हमें यूक्रेन के नागरिकों पर गर्व है। अमेरिका की सेना रूस के साथ भिड़ेगी नहीं, लेकिन रूस को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों लगातार हमले हो रहे हैं। यहां 24 घंटे में हुए हमलों में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 112 घायल हो गए हैं। आज सुबह रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज यानी बुधवार को पोलैंड में होगा। बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमला जारी रहेगा, तब तक शांति की कोई गुंजाइश नहीं है।
अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है। दरअसल जून में टीम इंडिया को 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर जाएगी। इसकी जानकारी आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए दी। भारत के अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी। IPL 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी और दोनों T20 मैच 26 और 28 जून को मलाहाइर में खेले जाएंगे। भारतीय टीम फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी हुई है। मिर्जापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में सुमार मड़िहान विधानसभा सीट पर गठबंधन में शामिल अपना दल और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी टाल ठोक रहे हैं। जातीय समीकरण और नाराजगी के चलते बीजेपी के कब्जे से निकल रही सीट अब आपसी लड़ाई में एक बार फिर बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। यह सीट कुर्मी बहुल है। मतों के बिखराव से इसका फायदा एक बार फिर बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी के रमाशंकर सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी के रविंद्र बहादुर सिंह पटेल, अपना दल के अवधेश कुमार सिंह, कांग्रेस की गीता देवी, BSP के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर अरविंद पटेल समेत 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। संजीवनी हॉस्पिटल में मंगलवार को हादसे में घायल महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने मौत के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन पर लाखों रुपए लेने के बाद भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने के बाद पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। घटना में एक वार्ड बॉय के मामूली चोट आई है। मामले में माधवनगर पुलिस जांच कर रही है। नलिया बाखल निवासी शशिकला कुशवाहा 20 फरवरी को देवास रोड पर हादसे में घायल हो गई थी। सिर में गंभीर चोट होने के कारण परिजनों ने उन्हें दशहरा मैदान के समीप स्थित संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती किया था। यहां इलाज के बाद भी शशिकला की हालात नहीं सुधरी और मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। पता चलते ही परिजनों को आक्रोशित हो गए। उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन पर 7 लाख रुपए लेकर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर पथराव कर दिया है। हंगामे के बाद ICU व मेडिकल का कांच फूटने के साथ ही वार्ड बॉय वीरेंद्र पवार घायल हो गया, जिससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। हंगामे का CCTV भी सामने आया। सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू कर शव को PM के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आरोप शव के लिए 70,000 मांगे। मृतिका की पुत्री सोनाली कुशवाहा ने बताया कि 21 फरवरी को मां को भर्ती कराया। पिता कर्ज लेकर इलाज संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सलाह अनुसार करवा रहे थे। बावजूद मामूली चोट से मां की मौत हो गई। इलाज में 7 लाख रुपये खर्च हो गए। मौत के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन 70,000 रुपये बकाया बताते हुए शव नहीं दे रहे थे। संजीवनी के मैनेजर दिव्यांशु चतुर्वेदी ने बताया कि मरीज के इलाज का 2.80 लाख का बिल बना था, जिसमें 2.10 लाख रुपए जमा हुए थे। मृतिका के परिजन के साथ आए लोगों ने पथराव किया है। घटना के CCTV फुटेज पुलिस को सौंपेंगे। TI मनीष लोधा ने कहा कि महिला की मौत के मामले में जांच करने के साथ तोड़फोड़ करने वालों का पता कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले G6 न्यूज़।